जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमने कुमाऊं की वंशावली पढ़ ली है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गढ़वाल के जो वंशज हैं, जो परमार वंश हैं, उनके बारे में हम समझने वाले हैं, राइट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पैटर्न रहता है पढ़ने का वो एक लिंकिंग पैटर्न रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे लिंकिंग पैटर्न से मेरा तात्पर्य होता है कि मैं साथ साथ जो आपकी जनरल हिस्ट्री होती है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की है चाहे वो साउथ इंडिया की है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, राइट। तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं जिससे कि थोड़ा आइडिया रहे। तो आज देखिए सबसे पहले तो ये इंट्रो वीडियो होगा और इंट्रो में हम ज्यादा कंसीडर करेंगे अबाउट दी क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी ऑफ दी परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी यानी कि जो परमार वंशज को हम कहते हैं जिन्होंने गढ़वाल पे शासन किया है, उनका जो वंशावली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे संबंधित हमें पता चलता है कि हमारे जो एटकिंसन साहब हैं, एटकिंसन जो हैं, वो ये मानते हैं कि जो वंशावली से संबंधित हमें 4 अनुसूचियाँ मिलती हैं। कितनी अनुसूचियाँ मिलती हैं? 4। फिर हम ये भी देखेंगे कि एटकिंसन साहब ये भी बताएँगे कि इन 4 अनुसूचियों में सबसे ऑथेंटिक कौन-सी है, सबसे सही, सटीक कौन-सी है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। तो उसी वंशावली को लेते हुए हम अपनी जो वंशावली की श्रृंखला है, उसको पढ़ने वाले हैं, राइट? तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। 4 वंशावली है और 4 में से कौन-सी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, भरोसेमंद है, उस पे हम चर्चा करेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि एटकिंसन साहब जो है, जैसे आपने देखा होगा, एक सेकंड इसकी इंक चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एटकिंसन साहब ने कहा है कि 4 तरह की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। किसकी? जो परमार हमारे शासक रहे हैं। जो सबसे पुरानी है वो किसकी है? कैप्टन हार्डविक की। कैप्टन हार्डविक की सबसे पुरानी है, राइट? ये आप देख पा रहे होंगे। और ये कब की है? 1796 की। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी वंशावली किसके द्वारा बताई गई है, तो कैप्टन हार्डविक। और कब? 1796। अब 1796 को मद्देनजर लेते हुए आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं कुछ जनरल हिस्ट्री की। देखिए 1796 जो है, इससे अगर मैं 3 वर्ष पहले लूं 1793, तो यहां पर एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहते हैं, राइट। तो वहां पर याद रखेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, जिसके पास व्यापार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी हैं, और आप सभी जानते हैं जो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं वो कब से मिले हैं? वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। उसके 1 वर्ष के पश्चात यानी कि 1765 में, क्योंकि इनकी जीत हुई थी बैटल ऑफ बक्सर में, तो इसी जीत के उपलक्ष्य में इनको जो रिवॉर्ड दिया गया वो दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ये 1765 से इनको ये दीवानी अधिकार यानी कि एक तरह का राजनीतिक अधिकार इनको मिला है, जो आगे चल के फैलता रहा, तो 1793 तक इनके पास से मेरा तात्पर्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, केवल उनके पास एक व्यापार करने के अधिकार नहीं थे, राजनीतिक अधिकार भी थे। तो इसीलिए 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए मोनोपोली दे दी गई है 20 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए। यानी कि 1793 से लेकर 1813 तक ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि ये मोनोपोली को खत्म किया गया था, जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया था अगले 20 वर्षों के पश्चात, यानी कि 1813 वाला जो चार्टर आया था, उसमें ये मोनोपोली समाप्त कर दी गई है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, तो यहां पर हमने देखा है कि पहली जो लिस्ट आई है वो कौन सी आई है? आपके कैप्टन हार्डविक की, कब? 1796 में। और जो दूसरी है वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, ठीक है। जो आप, अब मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार भी ले लिए हैं, दीवानी राइट्स भी ले लिए हैं 1765 से। और उससे पहले भी जो मुगल्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक लिस्ट बना रखी थी सभी वंशजों की, जो जो छोटे छोटे प्रांतों में जो शासन करते थे। तो इसीलिए वो लिस्ट आगे चलकर ऑफिशियल लिस्ट बनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी कंट्रोल आ गया। तो इसी ऑफिशियल लिस्ट में जो वंशावली दी गई थी, उससे पूरी तरह से सहमत है हमारे बेकेट साहब। और ये बेकेट कौन है? बेकेट में याद रखिएगा माफ कीजिएगा, बेकेट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल रह चुके हैं। याद रखिएगा, बेकेट साहब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल रह चुके हैं। और जो एक लैंड सेटलमेंट शुरू हुआ था गढ़वाल में, अब ये लैंड सेटलमेंट का मतलब क्या है? लैंड सेटलमेंट का मतलब था कि जमीनों की नपाई हुई, मेजरमेंट हुआ,
और ये पता लगाया गया कि कितनी उपजाऊ जमीन है, जिससे कि जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो इसीलिए एक लैंड सेटलमेंट हुआ है गढ़वाल में, और उसकी शुरुआत कब हुई है? 1856 में। ये बात आपने याद रखनी है कि गढ़वाल में लैंड सेटलमेंट किसकी निगरानी में हुआ है? बेकेट साहब की। और ये कब हुआ है? 1856 में। तो बेकेट साहब ने जब ये ऑफिशियल रिपोर्ट देखी, उसमें रिसर्च करी, तो ये भी इस ऑफिशियल रिपोर्ट से सहमत थे, राइट। अब जो तीसरी लिस्ट है वो है हमारी विलियम साहब की। और विलियम साहब के बारे में याद रखना, ये बिल्कुल भी बेकेट की जो लिस्ट थी, जो एक ऑफिशियल लिस्ट थी, उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और जो चौथी लिस्ट है, ये एटकिंसन साहब ने, जो अल्मोड़ा के पंडित थे, उनसे बात कर कर, उनका तजुर्बा जानकर और उनके द्वारा जो भी साक्ष्य मौजूद थे, उस आधार पर चौथी लिस्ट एटकिंसन ने तैयार करी थी। और चौथी लिस्ट में याद रखेगा कि एटकिंसन साहब खुद कहेंगे कि जो बेकेट लिस्ट, जो बेकेट साहब ने जो लिस्ट बनाई है, जो ऑफिशियल लिस्ट को बेकेट साहब सपोर्ट कर रहे थे, वो लिस्ट सही है। तो व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का तात्पर्य है कि एटकिंसन साहब कहीं ना कहीं जो बेकेट लिस्ट है, यानी कि बेकेट साहब ने जो क्रोनोलॉजी को स्वीकारा है, उसी को एटकिंसन साहब भी स्वीकारेंगे और उसको सबसे औपचारिक बताएंगे, सबसे ऑफिशियल, सबसे ऑथेंटिक बताएंगे। आगे हमें कहीं ना कहीं राजा सुदर्शन शाह के द्वारा भी पता चलता है कि इन्होंने भी अपने जो पूर्वज थे, क्योंकि राजा सुदर्शन शाह खुद एक परमार वंश के शासक रहे हैं, तो इनके जो पूर्वज हैं उनके लिए इन्होंने एक अनुसूची बनाई है। और वो किस किताब में बनाई है? सभासर। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो सभासर किताब है, जिसमें हमें परमार वंशावली मिलती है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है राजा सुदर्शन शाह के द्वारा। हालांकि इसका जिक्र हमें एटकिंसन के द्वारा नहीं मिलता। और इसमें याद रखिएगा, ये जो सभासर लिखी गई है सुदर्शन शाह के द्वारा, ये 1828 में लिखी गई है, 1828 में। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है, 1828 में। और 1828 से याद रखिएगा, अगर मैं सीधे 1833 में आ जाऊं 5 वर्षों के बाद, तो हमें दिखता है भारत में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। क्योंकि चार्टर अधिनियम 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला कौन बना? विलियम बेंटिक। ये बात आपने याद रखनी। और आगे देखेंगे, जो ओरिजिनल मनुस्मृति मिली है हमें, चाहे वो ठाकुर शूरबीर सिंह की है, चाहे पुराना की है, पुराना दरबार की है, चाहे टेहरी की है, तो वहां से भी हमें कुछ वंशावली मिलती है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे काफी वंशावली हमें मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो एटकिंसन साहब है, एटकिंसन साहब है, वो बेकेट की जो लिस्ट है, जो एक ऑफिशियल लिस्ट के आधार पर है, उसको सबसे ज्यादा सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि बेकेट लिस्ट जो है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से बनी है, वो बिल्कुल मैच खाती है, एकदम मैच करती है। किससे? राजा सुदर्शन शाह की वंशावली। जो सभासर जो किताब थी, उसमें जो वंशावली दी गई थी राजा सुदर्शन शाह के द्वारा, वो बिल्कुल हमें मैच करते हुए पाई गई है, जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखी गई थी, जिसमें बेकेट साहब भी उससे संतुष्ट थे। तो इसी मैचिंग की वजह से, इसी मेल खाने की वजह से राजा सुदर्शन शाह का मेल किसके साथ? बेकेट के साथ। तो इसीलिए एटकिंसन साहब सबसे औपचारिक, सबसे ऑथेंटिक जो क्रोनोलॉजी मानते हैं, वो कौन सी मानते हैं? बेकेट लिस्ट वाली, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और बेकेट लिस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं गढ़वाल के। और जो लैंड सेटलमेंट हुआ गढ़वाल में, वो कब हुआ? 1856 में। और मैंने ये बता दिया है कि लैंड सेटलमेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो जमीन है वो कितनी उपजाऊ है, क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना था, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आएगा बार्ड्स। देखिए, बार्ड्स क्या होते थे? कवि होते थे, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। तो बार्ड्स की जितनी भी हमें कविताएं हैं, ठीक है, वो जो कविताओं में वंशावली का इस्तेमाल करते हैं, वो वंशावली बिल्कुल मैच करती है किससे? बेकेट की ही लिस्ट से। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? जो बेकेट की लिस्ट है, वो मैच करती है सुदर्शन शाह से, सुदर्शन शाह से, और वो मैच करती है जितने भी कवि थे उस समय के, उनसे, ठीक है। और जो कवि समकालीन भी होते गए, क्योंकि वंशज तो आगे बढ़ेंगे ना, तो इसलिए उनको बार्ड्स कहा गया है। जो जो कंटेम्प्रेरी बार्ड्स हैं, यानी कि जो कवि हैं, उनकी कविताओं में आज भी हमें जो वंशावली दिखती है, वो किससे मैच करती है? सुदर्शन शाह की जो किताब है सभासर, और कहीं ना कहीं किससे? बेकेट की जो लिस्ट थी, राइट। अब यहां पर देखिए, एक पिंगल दास लिखा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे कि जो ये जो मैंने बार्ड फैमिली बताई थी आपको, जो कहीं ना कहीं कवि थे परमार वंशों के दरबार में, उन्हीं के वंशज आजकल पिंगल दास के नाम से जाने जाते हैं। पिंगल दास ये एक वंशज हैं किसके?
बाढ़ के, बाढ़ मतलब जो कवि थे, और ये अभी कौन से गांव में रहते हैं? पुरोला गांव में रहते हैं। तो पिंगलदास से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये किसके वंशज हैं? ये एक बाढ़ फैमिली के वंशज हैं, और जो कहाँ रहते हैं? पुरोला। और बाढ़ फैमिली मतलब जो कवि थे उस समय, ठीक है। तो पिंगलदास जो हैं, जो आज भी हमें दिखाई देते हैं, जो पुरोला में रहते हैं, ठीक है, तो उनके भी जितने लेख हैं उसमें हमें वंशावली कौन सी दिखती है? एटकिंसन वाली ही ज्यादा दिखती है, ठीक है, मतलब जो बैकेट वाली थी, राइट। तो इस आधार पे हम कहते हैं जितना भी हमें डेटा मिल रहा है, जितनी भी क्रोनोलॉजी हमने चेक करी है, तो उस हिसाब से एक बात तो समान हमें दिखती है कि जो गढ़वाल पे जिसने शासन किया है वो परमार वंश ने किया है, राइट। जैसे कि सुदर्शन शाह अपनी किताब जो सभासर है, उसमें जब वो वंशावली के बारे में चर्चा करते हैं गढ़वाल के राजाओं की, तो उसमें वो ये साफ लिखते हैं कि जो उनके पूर्वज हैं वो क्या है? परमार, परमार वंश के हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे कहा जाता है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें राज किया है परमार वंशों ने। अब यहाँ पर एक हमारे देखते हैं डॉक्टर भक्त दर्शन सिंह रावत हैं, काफी अच्छे रिसर्चर हैं, ये हिस्टोरियन हैं। तो ये भी इस बात से सहमत हैं कि जो पूर्वज थे जिन्होंने गढ़वाल पे शासन किया था वो एक परमार थे, ठीक है। और यहीं पर जो बाढ़ के सॉन्ग्स हैं, मैंने बताया था आज इनके जो वंशज हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाए थे, ये पिंगलदास जो इनके वंशज हैं, किसके? बाढ़ के। तो इनके जो भी गीत हैं जिनको हम पवाड़ा या पवार नाम से जानते हैं, ये जो लोकगीत है, इसमें हमें जो वंशावली दिखती है, और जो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो शासक थे गढ़वाल के वो किस वंश के थे? परमार वंश के। और यहीं पर हमारे एक श्याम परमार साहब भी हैं जो रिसर्चर हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो पवाराज हैं, पवाराज मतलब ये जो लोकगीत हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, और कहीं ना कहीं ये आज भी हमें दिखता है, क्योंकि हमें दिखता है कि जब जब ये जो समय बदलता रहा, आधुनिकरण होता रहा, तो कुछ जो परमार वंश के लोग थे वो आगे चलकर थोड़ा तराई क्षेत्र में आ गए हैं, जैसे बिहार, मालवा, बुंदेलखंड, आगरा, यहां तक कि महाराष्ट्र तक आ गए। तो यहां पर भी हमें दिखता है, जो यहाँ के कुछ लोकगीत हमें दिखते हैं वो कौन किस नाम से दिखते हैं? पवारास। यानी कि महाराष्ट्र या तराई क्षेत्र में जो पवाड़ा है, इन्हीं को पवारास कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पवाड़ा और पवारास एक ही है। आगे देखते हैं हमारे जो श्याम परमार साहब हैं, वो आगे क्या कहते हैं कि जैसे पवाड़ा जो है, पवाड़ा कहाँ जाने जाते हैं? जो ये लोकगीत है, ये ब्रिज में है, भोजपुरी में, और पवाड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में और यूपी में, और पवाड़े या पवाड़ा महाराष्ट्र में। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो लोकगीत हैं, जिसमें हमें दिखता है कि जो वीर गाथाएं बताई जाती हैं पवार वंशजों की, जिन्होंने गढ़वाल में शासन किया है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। हालांकि मूल शब्द हमें एक ही दिखता है। तो अंत में हमें दिखता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सभासार जो सुदर्शन शाह ने लिखी है, हमारे जो रिसर्चर हैं भक्त दर्शन, और जो हमारे अभी भी जो अस्तित्व में जो पवाड़ाज हैं, हमारे जो लोकगीत हैं गढ़वाल के, इन सभी स्रोतों को, सोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए हमें यह पता चलता है, हम इस पॉइंट में पहुंचते हैं कि गढ़वाल में किस वंश ने शासन किया है? परमार वंश ने, राइट। तो इन आधार पे हमने कह सकते हैं कि गढ़वाल में किसने शासन किया है? परमार वंश ने, राइट। तो यहीं से हम इसको एंड करने जा रहे हैं। तो आपने बस ये याद रखिएगा, जितना भी डेटा मैंने आपको बताया है वो आपने अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली लिस्ट किसकी थी? कैप्टन हार्डविक की थी, ठीक है। और हमारे जो बेकेट साहब थे वो गढ़वाल के कमिश्नर रहे हैं, और लैंड सेटलमेंट उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ है। कब हुआ है? 1856 में, इस तरह से, राइट। और जो हमारे पिंगलदास हैं वो कौन है? वो एक जो बाढ़ थे, बाढ़ मतलब जो कवि थे पवार वंश में, तो उनके कवि के जो वंशज हैं उनको आज हम पिंगलदास के नाम से जानते हैं, जो कहाँ किस गांव में रहते हैं? पुरोला में। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम वंशावली देखेंगे। और अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।